2017 जून 5 श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में GSLV Mark III के सफल परीक्षण के साथ इसरो इंडिया ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया अध्याय खोला है। स्थानीय रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन के साथ GSLV की पहली यात्रा ने दुनिया को दिखाया है कि अंतरिक्ष उड़ान भारत के लिए पूरी तरह से सुलभ है। इसरो ने दशकों की कड़ी मेहनत के माध्यम से इसे हासिल किया है, पश्चिमी देशों द्वारा बनाई गई कई बाधाओं को पार करते हुए, जिन्होंने अंतरिक्ष में भारत के विकास को संदेह के साथ देखा है। थुम्पा की एक मस्जिद से छोटे रॉकेट दागने की शुरुआत करने वाला इसरो आज दुनिया की नंबर 1 अंतरिक्ष सेना के साथ साथ उल्लेखनीय उपलब्धियों से जगमगा रहा है। इस उपलब्धि में केरल और मलयाली का हिस्सा है। ये इसरो की दुर्घटनापूर्ण इतिहास की समीक्षा करने वाली एक वीडियो श्रृंखला है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जन्म। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम ने भारत और पाकिस्तान को एक ही रूप में देखा, उनके हथियारों और प्रौद्योगिकी के लिए 2 बड़े बाजार। लेकिन वे भारत या पाकिस्तान को नवीनतम तकनीक प्रदान करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। उनमें से प्रमुख रॉकेट प्रणोदन तकनीक थी। लेकिन हमारी सरकारें और वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता से अच्छी तरह से वाकिफ थे। विक्रम साराभाई ने 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण का बीड़ा उठाया था। साराभाई उपग्रहों का उपयोग करके लाइव टेलीविजन प्रसारण की संभावना के नासा की शुरुआती अध्ययन में शामिल थे। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में भी उपग्रहों का प्रयोग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। 1964 के टोक्यो ओलंपिक का सीधा प्रसारण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिनकॉम 3 उपग्रह का उपयोग करते हुए दुनिया को आश्चर्यचकित किया। विक्रम साराभाई ने महसूस किया कि कृत्रिम उपग्रह संचार के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं और इसीलिए भारत के लिए अपनी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हासिल करना अनिवार्य था। भारत के लिए कृत्रिम उपग्रहों के संभावित लाभों को स्वीकार करते हुए साराभाई ने अपने स्वयं का प्रक्षेपण यान बनाने और संबंधित तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। विक्रम साराभाई स्वतंत्रता के बाद के भारत में सबसे प्रमुख व्यापारिक परिवारों में से एक के सदस्य थे। इसीलिए भारत के सत्तारूढ़ नेतृत्व के साथ उनका बहुत करीबी रिश्ता था। इस प्रकार विक्रम साराभाई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देश के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के संभावित लाभों के बारे में समझाने में सक्षम थे और 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति अस्तित्व में आई। पहला कदम शोध के लिए उपयुक्त स्थान खोजना था। चूंकि अंतरिक्ष मिशन का मूल रॉकेट प्रौद्योगिकी का विकास था, साराभाई और उनकी टीम ने सबसे पहले इसके लिए एक उपयुक्त स्थान खोजने की कोशिश की। जांच तिरुवनंतपुरम के थुम्पा में समाप्त हुई। विक्रम साराभाई की निगाहें केरल के छोटे से गांव थुम्पा की ओर अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण खिंची। पृथ्वी की चुंबकीय भूमध्य रेखा से इसकी निकटता के कारण थुम्पा पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए दुनिया में सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। लेकिन थुम्पा में चुने हुए इलाके में एक मछली पकड़ने वाला गांव और एक चर्च था। तिरुवनंतपुरम के तत्कालीन कलेक्टर माधवन नायर ने चर्च के अधिकारियों और विश्वासियों के साथ चर्चा में चर्च और जमीन को अनुसंधान के लिए छुड़वा लिया। इसके अलावा क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे मीलों तक अपने घरों को स्थानांतरित करने के लिए इच्छुक थे, ये मानते हुए कि देश का उत्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका विश्वास। विश्वासियों और मछुआरों का एक समूह असीम देशभक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है। 1963 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना के साथ भारत में मौसम विज्ञान के अध्ययन में एक बड़ी छलांग लगाई गई थी। प्रारंभ में परिज्ञापी रॉकेटों का प्रयोग वायुमंडलीय अध्ययन के लिए किया जाता था। ये रोहिणी श्रृंखला के रॉकेट थे जो 2 चरणों तक ठोस प्रणोदक का उपयोग करते थे। इस अवधि के दौरान अब्दुल कलाम सहित वैज्ञानिक थुम्बा में एक चर्च की इमारत में एक रॉकेट की असेंबली को चित्रित करने और प्रक्षेपण के लिए एक साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाने के लिए प्रसिद्ध थे। निस्संदेह ये विक्रम साराभाई की दूरदृष्टि है जिसने इसरो को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां वे आज है। DAE के हिस्से के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वहां के प्रतिभाशाली प्रशिक्षुओं की भर्ती करने की मांग की।
लेकिन उस समय डीएई जैसे बड़े प्रोजेक्ट के ज्यादातर लोग इस क्षेत्र में नहीं आना चाहते थे, जहां सफलता की कोई खास संभावना नहीं थी। तब विक्रम साराभाई ने दक्षिण भारत के प्रतिभाशाली लोगों की तलाश की, खासकर केरल से। धीरे धीरे इसरो ने दिन में 1 से अधिक बार विभिन्न स्थानों पर परिज्ञापी रॉकेट लॉन्च करने की तकनीक हासिल कर ली। इसके अलावा रोहिणी श्रृंखला की उन्नत प्रणोदक क्षमता का उपयोग करके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना बन रही थी। अमेरिकी स्काउट रॉकेट से प्रेरित ये वाहन 4 चरणों वाला एक पूर्ण ठोस प्रणोदक संचालित रॉकेट था। उसी समय रॉकेट के प्रक्षेप वक्र को समझने और निर्धारित करने के लिए एक ट्रैकिंग स्टेशन बनाया जाना था। नई ट्रैकिंग प्रणालियों को विकसित करना और खरीदने की उच्च लागत थी, लेकिन हमारी प्रत्येक परियोजना वित्तीय बाधाओं के कारण लागत कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी। आइए इसका एक अच्छा उदाहरण देखें। अहमदाबाद कार्यालय। जब यूरोपीय लॉन्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विफलताओं की एक श्रृंखला के बाद अपनी रॉकेट लॉन्च योजनाओं को छोड़ दिया, तो उन्होंने अपने नए उपग्रह, टेलीमेट्री और ट्रैकिंग स्टेशनों को स्क्रैप करने और उन्हें नीलामी के लिए रखने का फैसला किया। ये जानकर डॉक्टर साराभाई ने तुरंत अपने इंजीनियरों को इसे खरीदने के लिए भेजा और केवल लोहे के मूल्य में देश के लिए इन आवश्यक तकनीकी उपकरणों को हासिल कर लिया। हालांकि उस समय भारत के पास अपने उपग्रह नहीं थे, लेकिन उसने एक उपग्रह सेवा शुरू करने के लिए नासा के साथ साझेदारी की। इसके माध्यम से दूरदर्शन ने कृषि दर्शनम नाम का एक टीवी शो शुरू किया, जिसमें कृषि संबंधी जानकारी शामिल थी और इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गणतंत्र दिवस 1967 से शुरू हुआ ये शो आज भी दूरदर्शन पर है। उसी वर्ष अहमदाबाद में पहला प्रायोगिक उपग्रह संचार पृथ्वी स्टेशन चालू किया गया, जो बाद में भारतीय इंजीनियरों और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बन गया। 1969 में इंकोस्पोर का नाम बदल के इसरो कर दिया गया, लेकिन बड़े रॉकेटों को लॉन्च करने के लिए कम घनत्व वाले अलग थलग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। जांच चेन्नई से करीब 100 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक द्वीप श्रीहरिकोटा पहुंची। यूकलिप्टस वन द्वीप पर रहने वाले जनजातियों के परामर्श से उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया और 1969 में श्रीहरिकोटा में एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र शुरू किया गया। ये स्टेशन 1971 में पहले परिज्ञापी रॉकेट RH-125 के प्रक्षेपण के साथ चालू हुआ। थम्पा से शुरू हुआ इसरो का सफर अब चांद को पार कर मंगल पर उतर चुका है। शुरुआती दिनों में भारत और पाकिस्तान को उतनी ही पश्चिमी सहायता मिलती थी, लेकिन आज भारत बहुत आगे निकल गया है। हम दूरदर्शी वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के आभारी हैं। विक्रम साराभाई को हमेशा केरल से प्यार रहा है। वो न केवल थम्पा में अपने इंजीनियरों के साथ चर्चा करने के लिए, बल्कि समुद्र तटों और जगह की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए अक्सर केरल का दौरा करते थे। दिसंबर 1971 में थम्पा का दौरा कर रहे विक्रम साराभाई का उनके आवास पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 52 वर्ष की आयु में उनका निधन पूरी तरह से अप्रत्याशित था। डॉक्टर साराभाई न केवल इसरो बल्कि कई अन्य आंदोलनों के संस्थापक थे, जिन्होंने भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम और भारतीय यूरेनियम निगम शामिल हैं। उनका असामयिक निधन भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक बड़ी क्षति थी। विक्रम साराभाई। एक बड़ा पेड़ गिर गया, अब कौन? दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया एक और अच्छा निर्णय, वो थे सतीश धवन, और इससे इसरो के लिए एक नए युग का जन्म हुआ।